नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने हूँ और वो मसला है हर एक मानव के लिए महत्वपूर्ण। जी हाँ, हम बात आज मानवाधिकार की करेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। वैसे इस साल का मानवाधिकार दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत 2022-24 के लिए छठे बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसे लोकतंत्र, बहुलवाद और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में देश की मजबूत जड़ों का मजबूत समर्थन करार दिया है। यूनाइटेड नेशन ने तो हमें शाबाशी दे ही दी है, लेकिन क्या हमारे देश में मानवाधिकार की स्थिति संतोषजनक है? क्या हम वाकई खुश होने लायक काम कर रहे हैं? क्यों हमारे बुनियादी हकों पर आज भी हमला हो रहा है? क्यों ये आंकड़े कह रहे हैं कि आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां मानवाधिकार का हनन खुलेआम हो रहा है? क्या हमारे हकों की रक्षा अदालतें और एनएचआरसी सही तरीके से कर पा रही हैं? तमाम सवाल हैं जो अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर, बंगाल हो या छत्तीसगढ़, हर जगह हिंसा से की खबरें आती रहती हैं और जहां ऐसा स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार का हनन भी हो रहा है। सैनिकों और पुलिस को देश के नागरिकों के खिलाफ ही बंदूक उठाने के लिए कई बार मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे हालात में ज्यादतियां भी हो जा रही हैं। घर की चारदीवारी के भीतर भी महिला, बुजुर्ग और बच्चों का मानवाधिकार हनन की खबरें थम नहीं रही। आंकड़ों की बात करें तो 2018 से 19 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 7.3% बढ़ चुका है। 2020 में हर दिन बच्चों के खिलाफ 350 से अधिक अपराध दर्ज किए गए। गौरतलब है कि ये वो साल भी रहा जब पूरे देश में एक तरह से आपात स्थिति रही, पैंडेमिक रहा। अन्य वर्ग भी, अगर हम बात करें बुजुर्गों की या फिर अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो कई ऐसे वर्ग हैं जो महफूज नहीं रहे। 2018 से 19 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में भी लगभग 7.5% की वृद्धि हुई है। इन हालातों में क्या महज एनएचआरसी मानवाधिकार हनन को रोकने में कामयाब होगा? क्या एनएचआरसी के पास उतनी शक्तियां हैं कि ये इस तरह के हनन को रोका जा सके? क्या ये सही वक्त है जब मानवाधिकार आयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए? 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जब खास तौर पर सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था, तब ये सोचा गया था कि मानवाधिकार हनन को लेकर जितने भी मामले होंगे वो ये आयोग उनका हल भी करेगा और लोगों को सुरक्षित भी करेगा। इसके साथ ही हर राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान भी रहा। लेकिन अभी भी जिस तरह से आयोग को मानवाधिकार हनन को नियंत्रण करना चाहिए, वो शक्तियां उसके पास नहीं है कि वो कर सके। भारतीय संविधान में न सिर्फ बुनियादी अधिकारों को अहम जगह दी गई है, बल्कि मानवाधिकार की गारंटी दी गई है। मानवाधिकार के उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हकों का रखवाला कहा गया है। ऐसे में मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायालय पर बहुत ज्यादा रहती है। वहीं इसका अंतिम और सशक्त प्रहरी के तौर पर न्यायालयों को देखा जाता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन न्यायपालिका को अन्य 2 अंगों से स्वतंत्र भी बनाती है और इससे न्यायपालिका हकों और कानून का संरक्षण निष्पक्ष तरीके से कर सकती है। लेकिन इससे एनएचआरसी की अहमियत कम नहीं हो जाती। उसे स्वतः संज्ञान लेने का हक है। लेकिन एनएचआरसी की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये केवल अनुशंसाएं कर सकता है, इसलिए इसे बहुत हद तक दंतहीन संस्था कहा जाता है। निर्णयों को लागू करने की शक्ति इसके पास नहीं है और न ही इसके पास पिनल पावर्स हैं। सरकार बेहद आराम से एनएचआरसी की अनुशंसा को दरकिनार कर जाती है और शायद इसी वजह से ये जो आंकड़ों की बात मैंने कही, वो आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या ये सही वक्त है कि अब हम
सोचें और समझें और मानवाधिकार आयोग की सही उपयोगिता क्या हो सकती है उसकी ओर बढ़ें। विशेषकर जब धार्मिक मुद्दों की बात आती है, धार्मिक मुद्दों पर भी शोषण की जो खबरें आती हैं या उसको लेकर जिस तरह से चीजें बिगड़ती हैं, दंगे होते हैं, वहां पर भी मानवाधिकार आयोग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। वक्त बेवक्त पुलिस प्रशासन भी मानव गरिमा पर हाथ डालती दिखती है। ऐसे में नागरिकों के लिए कोर्ट तो अंतिम रक्षक रहता है, लेकिन शुरुआती दौर पर जिसको कहा जाए जहां दरवाजा वो खटखटा सकते हैं, वो मानवाधिकार आयोग होता है। मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकार के लिए बहुत योगदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह बहस का विषय हो गया है कि क्या वे वर्तमान में संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का सामना करते हुए और अधिक क्या कर सकते हैं। ये वक्त डिजिटल का है और हर तरह से हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग अभी भी इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, हम ये आपको आज दिखाएंगे और साथ ही एक बेहद खास पैनल हमारा साथ जुड़ रहा है और इस पैनल के जरिए हम इस बात के समाधान को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मानवाधिकार के क्षेत्र में भारत किस तरह से और अधिक अग्रणी हो सकता है और मानवाधिकार आयोग की भूमिका को और अधिक कैसे संरचनात्मक किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा रिपोर्ट आपको जरूर दिखाऊंगी जिसके तहत हम देख पाएंगे कि आखिर भारत में मानवाधिकार को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं और मानवाधिकार आयोग उन सभी चुनौतियों से निपटने में कितना सक्षम है। देश में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए एनएचआरसी की भूमिका अहम है। शुरुआती दौर से ही मानवाधिकार के खिलाफ जंग में आगे रहा है एनएचआरसी। एनएचआरसी मानवाधिकारों के रक्षक, सलाहकार, निगरानी और शिक्षक की भूमिकाएं निभाता है और सफलताएं भी हासिल की हैं। लेकिन चुनौतियां इतनी हैं कि मानवाधिकार हनन की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। 2019 में न्यायिक हिरासत में 1775 कैदियों की मौत हुई। 2019 में हर दिन हिरासत में 5 लोगों की मौत। 2018 से 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 7.3% तक बढ़े। 2018 से 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 7.3% की वृद्धि हुई। 2020 में हर दिन बच्चों के खिलाफ 350 से अधिक अपराध दर्ज हुए। एनएचआरसी के अलावा मानवाधिकार के संरक्षण की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो अनुच्छेद 32 के तहत अदालत को सरकार द्वारा किए गए सभी कानून की समीक्षा करने और इसे शून्य घोषित करने की अनुमति देता है। ये चेक एंड बैलेंस से संविधान में अंतर्निहित है। अदालतों ने अपने फैसले से मानवाधिकारों की रक्षा भी की है, चाहे वो साहबानो केस हो या भोपाल गैस त्रासदी। हर वर्ग की रक्षा के लिए अदालतें सामने आई हैं। एक नजर मानवाधिकार से जुड़े अदालती फैसलों पर। हरविंदर कौर बनाम हरमदर सिंह चौधरी। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ लैंगिक असमानता के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती। मुस्लिम तलाकशुदा शाहबानों को मिला गुजारा भत्ता। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। भोपाल गैस त्रासदी कांड केस। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 और 32 के दायरे का विस्तार किया। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वालों को बेदखल करने पर रोक लगाई। सरला मुदगल बनाम भारत संघ। कोर्ट ने कहा कि हिंदू व्यक्ति इस्लाम कबूल करता है, फिर भी वो 2 निकाह नहीं कर सकता। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मानवाधिकार के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक भूमिका निभा रहा है, लेकिन एनएचआरसी की संरचना और कामकाज में वक्त की चुनौतियों के मद्देनजर दुरुस्त करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज हम अपने इस बहस को 2-3 हिस्सों में जरूर बांटेंगे। एक तो मानवाधिकार आयोग की चुनौतियां क्या हैं,
साथ ही मानवाधिकार की क्या चुनौतियां हैं भारत में, ये समझने की कोशिश करें, खासकर जब अप्सपा को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है और बच्चों की राइट्स को लेकर, पॉस्को एक्ट को लेकर भी तरह तरह की ऐसी घटनाएं हमने हाल फिलहाल में देखी। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि 2020 की यदि हम बात करें तो बच्चों के प्रति जो अपराध है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। ऐसे में जरूरी है इन मुद्दों को आवाज देना। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चेयरमैन NHRC के, और हमारे साथ ज्योतिका कालरा जी जुड़ रही हैं, सदस्य हैं NHRC की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजय हजारिका जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं चेरी के और फिल्म मेकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फाउंडर हैं सेंटर फॉर एनी स्टडीज इन जामिया एंड CNES के। बहुत खास पकड़ उनका इन सभी मसलों पर, जिसके लिए आजकल नॉर्थ ईस्ट बेहद चर्चा में है। विशेषकर मैं अप्सपा की बात भी कर रही हूं क्योंकि वो जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। हमारे साथ फिलिविया एग्नेस जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विशेषकर मानवाधिकार को लेकर काफी उनकी आवाज को महत्व दिया जाता है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आई विल कम टू यू जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन. India has got re-elected to UN Human Rights Council for 2022-24 term. For it is sixth time actually. How do you see the track record of India in human rights, especially when foreign nations are pinpointing or pointing fingers at us? So India has got a fine track record. Sir. You may see the National Human Rights Commission of India is one of the very, very powerful body in the human rights field. Whereas in other countries, there is a small organization of human rights, for protection of human rights. There is a small organization, one secretary or president or two, three officials. But Indian National Human Rights Commission is having the 5 members, that too with high reputation, and there are large number of employees working, and the secretary of the National Human Rights Commission should be the secretary of the Government of India. And there are various other secretaries, joint secretaries, deputy secretaries, and various other officers. It is a perfect, well-lit organization. Sir. Not like any other country where there is a small group of people working for national human rights. India has got a large number of compliance, so naturally there should be such a good organization, powerful organization. Sir, but still we are facing lots of challenges, sir. If we can talk about Apspa, which is really in news right now. I'll go to संजय हजारिका जी. संजय हजारिका जी, Apspa को लेकर आपने काफी काम किया है, किस तरह का आपका अनुभव रहा है? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी और उसके बाद आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू जस्टिस बालाकृष्णन, व्हाट ह्यूमन राइट्स कैन डू अबाउट दिस। बट सबसे पहले Apspa को लेकर, खासकर जब आप जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी के सदस्य रहे, उसकी काफी सारी सिफारिशें थी जिस पर आज बहस चल रही है, उसकी बहुत सारी सिफारिशें थी। किस तरह का आपका अनुभव, और उन सिफारिशों की यदि मैं बात करूं तो कितनी रिलेवेंट है वो? Ma'am, I'll respond to you in English because my Hindi is not very good. I'm from No Assam, problem, sir. Please. I lived in Delhi many years, but Sir. I can't speak Hindi very well, unfortunately. So, the Jeevan Reddy Committee was formed in response to a public demand in Manipur and the pressure on the state government and the central government about the killing of a woman called Manorama Devi by the Assam Rifles. And there's a lot of agitation, I don't need to go into that. So it was set up by the then UPA government to look into this and to basically, not the case, but to review the act and recommend changes. And it was a unanimous
It was a unanimous report. We wrote it in 7 months. I'm sure Justice Balakrishnan, respected Justice Balakrishnan, knows Justice Reddy also of the same court. And it was very cogent. It wasn't a long report, because she said that what has happened as a result of the application of AFSPA is that the law has become to be hated and become an object of hate. And we did not want this chapa to go, this kalan to go on the army. Sir. And we felt that it was necessary not just for us to review it, but to recommend the repeal. And to whatever, but we also said that it is important to recognize in an insurgency situation, the security forces need protection, legal protection. So we also recommended some processes for that in the UFPA. But one of the best recommendations that came to us came from General Nair, who used to be DG Military Operations and then served for several years as a very respected governor of Manipur. And he said, you need to bring in grievances centers, grievances cells, because logo kya hota hai? Somebody is picked up, they don't know where he is, they don't know who to go to, the police often doesn't know, although he has to be produced within 24 hours. But they're very afraid and they run around. And have a grievances cell comprising of various of representatives of the security forces, of the district administration and the police, so that people know where their loved ones are or people that they're concerned about. But we also said that it is very important in this time to look at the whole situation. And I will say that even now. No government has taken a call in the 16 years that we have recommended the change, the repeal of AFSPA. No government has taken the call on this. It is a document which is in the public domain. But one thing I would say is that conditions have changed in the Northeast. It is not what it was 15 years ago or even 10 years ago. Most of the organizations which are not in conflict, the underground, what used to be underground organizations, they have come overground. They're negotiating with the government, or they have had long talks with them, or they're in detention, or they're not as relevant as they used to be. It's only in pockets that you have these so-called rebels. I do not think insurgency really is there very much for most of the Northeast. It is pockets of rebels. And for that, you don't need an omnibus law like this. If you can remove it when it's required, there is a majority in the House, you can bring it back. But people, you see, one thing I'll point out to the panel, and all of them know it, especially General and Chief Justice Balakrishnan and Jyotika Kalra. Very simple thing. AFSPA was introduced into the Naga Hills even before it became a state. Yes. 1958. Nagaland became a state in 1963. Yes. And Nagaland still does not have a state human rights commission. That is that shows the failure, frankly, of the NHRC, that it has failed to persuade the state government to set up a state human rights commission in the state which has seen the longest operation of the AFSPA. Yes. And I think one of the things that this recent terrible incident should tell us is that without any delay, we should help start that state human rights commission. There is a women's commission, but no state human rights commission. Yes. Jyotika ji, would you like to respond on this? Mr. Sanjay Hajarika has made a point कि अभी तक नागालैंड जैसे स्टेट में मानवाधिकार आयोग तक नहीं है, और उसके अलावा एक और मुझे जो चुनौती दिख रही है वो ये है कि मानवाधिकार आयोग के नीचे खासकर सेना है या इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो अभी तक नहीं आती, सशस्त्र बल उनके दायरे में नहीं आते। इसकी वजह से अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो मानवाधिकार आयोग कुछ भी नहीं कर पाता, कोई जांच पड़ताल नहीं हो सकती, पूछताछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि ऐसे में मानवाधिकार आयोग
बहुत ही बेबस है इस तरह के मसलों पर? I would first like to respond to Sanjay Hazarika ji about the setting up of the State Human Rights Commission. Section 21 of the Protection of Human Rights Act deals with that, and it is the duty of the state. A state government may constitute a body to be known as like State Human Rights Commission to exercise the powers conferred upon and to perform the functions assigned to a state commission under the chapter. So my point is that establishment of a State Human Rights Commission is purely the prerogative of the state government. So NHRC has no role. Neither the NHRC performs the function of a supervisory commission over the State Human Rights Commission. They are all autonomous in their own respect. And initially when you are taking up this issue of violation of human rights, and you also touched upon the violation of rights of women, मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी, बच्चों की भी बात आई, तो मैं यहाँ पर और एक मुद्दा रखना चाहती हूँ कि सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन and Chief Commissioner of the Persons with Disability shall be deemed to be the member of the Commission for the discharge of functions specified under Clause B to J, मतलब जो violations के मुद्दे आते हैं सेक्शन 12. तो ये अगर हम कहें कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, तो ये सभी कमीशन जो मैंने नाम लिए, ये कुल मिलाकर इसी क्षेत्र में काम करने के लिए, मतलब महिलाओं से जुड़े हुए, माइनॉरिटी से जुड़े हुए, SC ST से जुड़े हुए, डिसेबिलिटी से जुड़े हुए, वो सब भी डीम्ड मेंबर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जी. और बेबस्ता की जहां तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अधिकार है वो केवल रिकमेंडेटरी बॉडी है. इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है. मतलब जहां भी आयोग अपने सामने आई हुई शिकायतों का जब निपटारण करता है या जो भी आयोग के समक्ष आता है, तो मे रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और द अथॉरिटी, मतलब सरकार को रिकमेंड करने तक की अधिकार ये कानून हमको देता है. तो इसलिए बेबस्ता शब्द करे, जो भी शब्दों का प्रयोग करे, वो शब्दों का खेल हो सकता है. और जहाँ तक अधिकार है आयोग के कानून के अंतर्गत, वो केवल रिकमेंडेटरी है. लेकिन अफ्सपा की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या मानवाधिकार आयोग ने रिकमेंडेशन की कि इसको खत्म कर देना चाहिए? मैं आपके पास आऊंगी. इसके पहले मेजर जनरल राजन कोचर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं. जनरल कोचर, क्या नॉर्थ ईस्ट को में जो इस तरह की घटना हुई है, विशेषकर नागालैंड में, जो बार बार हम कह रहे हैं कि वहाँ मानवाधिकार आयोग तो शायद बिल्कुल बेबस सा दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट भी पहले भी था यहाँ पर, जैसा संजय हजारिका जी ने बताया कि नागालैंड के बनने के पहले ही वहाँ पे अफ्सपा आ चुका था. ऐसे में क्या आपको लगता है कि अभी सही वक्त है, या अगर मानवाधिकार की हम बात करें तो अफ्सपा जैसी चीजों को खत्म कर देना चाहिए? और दूसरा मेरा ये भी है आपसे जानना कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसको देखते हुए ट्राइब्यूनल्स हैं या क्या आयोग हैं, क्या वाकई ये इतना शक्तिशाली हैं जो इस तरह के मामलों पे कार्रवाई कर पाते हैं? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है अफ्सपा जिसको हम बोलते हैं, ये खाली उन्हीं एरियाज में लगाया जाता है जहां पे डिस्टर्ब्ड एरियाज का जो कॉनोटेशन सामने आता है. डिस्टर्ब्ड एरिया का इसको ये मतलब है कि वहां पे स्थिति सामान्य नहीं है, और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है. नॉर्मल कोर्स में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेना चाहते हैं तो उनको DM के थ्रू जाना पड़ता है, वो नोटिफिकेशन देनी पड़ती है, और तभी वो फायरिंग खोल सकते हैं, कोई ऐसी चीज अपना कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं. अभी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स रहे हैं, वहां पे इंसर्जेंसी रही है, और वहां पे वो इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए
ये बहुत ही जरूरी था कि ये एक्ट वहां पे लगाया जाए। कुछ दिन पहले एक कमांडिंग ऑफिसर असम राइफल्स का इन लोगों ने इसको एम्बुश किया और उसका जो आईडी लगा के और वो सीओ का, उसकी वाइफ का और उनके बेटे का, तीनों का डेथ हुई। तो इसीलिए हम एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपसा को वहां पे खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। जी, और ये तमाम घटनाएं ऐसी होती रहती हैं और इस सिक्के का एक पहलू ये है, और शायद इसलिए आपसपा वहां पर है, पर यही बहस का मसला हो गया कि क्या अब सही वक्त है कि उसको हटा दिया जाए। मानवाधिकार आयोग की यदि बात करें, मानवाधिकार की हम बात करें, तो केवल ऐसा ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट या आपसपा जैसे ही मसले हैं या सैनिक या हमारे सशस्त्र बलों द्वारा जो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां दोनों तरफ की स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं। इसके अलावा जो चिंता का विषय है, जो ज्योतिका जी ने भी उठाया और जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, कि वो महिला और बच्चों के प्रति जो अपराध बढ़े हैं वो भी है, और वहां पर भी मानवाधिकार आयोग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। फ्लेविया हमारे साथ हैं। फ्लेविया, यदि हम बात करें रिसेंटली जजमेंट्स की, रिसेंटली मेनी कोर्ट जजमेंट्स वर गिवन ऑन चाइल्ड अब्यूज वेयर POSCO was misinterpreted. Especially recently we had that decision where skin-to-skin touch was mentioned. How do you see the trend? Should provisions of POXO be modified? Should judges be given reorientation about this if we talk about human rights in the reference of human rights? Hello? Flavia, yeah. Hello? Yeah, I can hear you. You can hear me? Yes, yes. Yeah, thank you very much for having me on this panel. And I think very important points have been made so far. My concern is about women's rights, and that is the area of my work. And you see, in recent times, there are many laws that have been enacted protecting the rights, protecting women from Domestic Violence Act, then 2013 Rape Law Amendment, 2012 the Protection of Children from Sexual Assault Act. So there have been many such acts are there. Implementation of this act is not satisfactory, but at least there are acts in law. But what is deteriorating, as many have mentioned earlier, is the violation of human rights of general citizens. Today, we have very good news that Advocate Sudha Bharadwaj, who has been in jail for last 3 years and who has been working for the rights of Adivasi women, Adivasi people, their incarceration, etc. in Chhattisgarh. Today she got bail after 3 years. And that is, when we say women's rights and human rights, we have to see women's rights in all perspective. We can't only talk about gender-based violence, rape and sexual assault, but you have to also look at state violations, where state has gone wrong and state has denied people their basic human rights. So this is a very good omen for us that at least she got bail. Other people did not get. There were 8 or 10 people who had approached the High Court of Mumbai, but at least the Sudha Bharadwaj was given bail, and she walks free today from the prison in Bombay, where she has been incarcerated. Yes. But so there are many other women who are working on human rights issue. Yes. Please go ahead. Yeah. And their rights are not being protected at all. Yeah, and we feel that India is sliding down on the scale of human rights globally. And that is a point of extreme concern for all of us, whether we are working on gender-based violence, whether we are working on violations by state. We feel that this is a very negative thing that's happening in our country. And there are draconian laws are being enacted.
One level we are getting all these positive laws for women and children, but at the same time, in the civil society, these draconian laws like UAPA that have been brought in to quash dissent of social activists and to incarcerate them indefinitely in jail, I think that is a negation of human rights all around. So we need to look at these particular concerns when we're looking at women's human rights. Yes. We also have rape laws, and we have a special law for child sexual assault. But when you really see how they have been enacted, how they have been implemented, you will see here also a lot of violation that is happening. The answer to this is not stringent laws. The answer to this is not a death penalty for rapists, because women's groups are very much against death penalty for whatever crime may be. But what we need to do is an awareness in society. Yes. Definitely. But now, yes, there is a slide in human rights violations, particularly by the message the state is giving out, by the messages that this authoritarian state is giving to law enforcement agencies like the police. And we have very recently the comments made by our NIA chief. Yes. So at Hyderabad Police Academy, where he said that we are at the 4th level warfare, and this warfare is not aimed at externally. This warfare is addressed to civil society. So a lot of people have questioned him on this, and particularly Aruna Roy, people like Aruna Roy who have been his contemporaries. Yes. They have brought out this, that what gives power to the NIA chief to say that today, what constitutional power does he have to inform the young police officers passing out that they have to be very cautious about activists who are working on defending human rights. This is a big scar for us, all of us. Yes, Justice Balakrishnan is with us. Justice Balakrishnan, when Flavia is talking about the women rights and the child rights and the police torture, which is a truth, part of it we have discussed about AFSPA and the armed forces also. My question is one about armed forces, and then I'll come to Flavia's concern. Do you think cases related with human rights violation by armed forces should come under purview of NHRC first? Generally, also the NHRC Act, the violations of any armed forces, military, navy, or anything, that they do not come under the purview of the NHRC. Yes. They have got separate mechanisms to punish the culprit and to take action. So it doesn't come under the purview of the NHRC. Armed forces or the military violations or anything, the NHRC cannot call for any report or investigation, conduct any investigation on that aspect. Asking at AFSA, removal of AFSA, that's a long pending demand. But the problem is we cannot make any comment on the, we do not know what is the ground reality in that area. They say there are number of underground terrorist group. They will sabotage the law and order situation at any moment. Unless these powers are invested with the army people, there will be utter violation of revolutionary type of violation will take place. We do not know what exactly is the situation. Yes. So unless we know the situation, and we cannot take a decision in advance and leave these people to misery and victims of any such violent activity. So the state is extremely careful in taking a decision on the withdrawal of AFSA. Yes. That is, we cannot say that it is it is wrong. So the state is not taking any action. Sir. But we have to see, but unless that situation is completely under normal.
ज्योतिका जी, जब फ्लेविया कह रही थी लगातार कि पुलिस को लेकर, खासकर बच्चों और महिलाओं को के मसले पर पुलिस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले इतने ज्यादा हैं, इतनी हमने रिपोर्टिंग की है, न जाने कितनी बार ये मसले आते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जुड़ी शिकायतों के लिए अब एक अलग एजेंसी की ज्यादा जरूरत है? मानवाधिकार आयोग इसमें शायद बहुत कुछ नहीं कर पाता। शिकायतों का नंबर बोला था अभी पेंडिंग बिफोर द कमीशन, ये 2000 सर के समय 2001 में 70,000 था, आजकल भी ज्यादा है, ये मैंने कहा। नहीं, आजकल 17,000 या कुछ, इट्स लेस देन 20,000 पेंडिंग कंप्लेंट्स। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। सालाना कोई 70-80 हजार या 1 लाख भी कभी मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती है, पर लगभग उतनी ही कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ भी हो जाती है। जी। तो आज की वर्तमान में 20,000 से 17-18 हजार के करीब, और जहाँ की 4 सदस्य जी। लेकिन जब मेरे ख्याल से जब केजी साहब थे 2001 में, केजी साहब के बाद शायद पहले 2001 के समय 2001 में ये 70,000 तक पहुंच गया था। जी, बहरहाल मैं पुलिस के मसले पर हूँ। ज्योतिका जी, क्या आपको लगता है कि पुलिस से जुड़ी हुई जितनी शिकायतें हैं उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाने की जरूरत है? अरे राजश्री, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस से डील करने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अधिकार है। सेक्शन 19 PHRA एक्ट डील्स विद प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस, notwithstanding anything contained in this, while dealing with a complaint of violation of human rights by members of armed forces, the commission shall adopt the following procedures. तो ऐसा नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है, परंतु उन शिकायतों को डील करने का एक प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। और इसी के चलते इवन अभी नागालैंड में जो एम्बुश हुआ है उसमें भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है उस मसले में भी। तो वो तो एक बात बताइए। और जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग आयोग बना लेने से क्या होगा, कि पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें हैं, बेसिकली अगर जितनी भी आयोग में शिकायतें हैं उसमें से मुझे लगता है मेजॉरिटी तो क्या 80% शिकायतें पुलिस की मतलब काम ना करने की बात से या पुलिस की एट्रॉसिटीज को लेकर तो उसी से संबंधित होगी। और जैसे मैंने बताया कि महिलाओं और बच्चों को लेकर एक इंडिपेंडेंट आयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्टेट के लेवल पर भी आयोग ऑलरेडी इन प्लेस हैं, और वो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी लगभग 50% जो शिकायतें हैं वो महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी हुई शिकायतें हैं, जिसमें कि मेजरली बलात्कार की एक बड़ी शिकायत रहती है, और 50% शिकायतें महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की शिकायतें हैं और बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों की शिकायतें हैं। तो ये बात नहीं है कि मानवाधिकार आयोग या कोई भी आयोग काम अपने अपने स्तर पर, एक अदालत में आप पिटीशन डालते हो, एक वकील खड़ा करते हो, जवाब आता है और बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। रिट पिटीशन आपको हाई कोर्ट में डालनी हो तो आपके जूते रगड़ जाएंगे रिट पिटीशन को उस कोर्ट की लिस्ट पे आने में। परंतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जैसे ही एक शिकायत आती है, तुरंत जो व्यक्ति उस शिकायत को करता है, NHRC के नेट पे अगर शिकायत करता है, नेट पोर्टल पे करता है, तो उसी वक्त उसको डायरी नंबर उसका मिलता है। और डायरी नंबर मिलते ही उसको फॉलो अप करते करते वो उसकी स्क्रूटनी किस लेवल पे हो रही है, किस कमीशन के किस मेंबर के पास वो मुकदमा जा रहा है, उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग हो रही है, शिकायत करता हर चीज के ऊपर पूरा तरह से। और हर एक प्रोसीडिंग जो है, हर एक जो ऑर्डर पास होता है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो जो इस शिकायत के प्रावधान मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत करते हैं तो बहुत प्रोफेशनली और टेक्स्ट सेवी डिस्पोजल है कंप्लेंट का। हर कंप्लेंट का हर स्टेज, हर ऑर्डर लोगों के पास अवेलेबल है। और यही मैं कहना चाहूंगी, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों हो या बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों हो, उनके लिए आयोग भी है। और आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जैसे वो और अधिक कैसे सक्षमता के साथ कार्य कर सकता है। और पुलिस के साथ भी दिक्कत मैं ये बताऊं कि ज्यादा करके जो बड़ी दिक्कत आती है वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। मतलब जी बिल्कुल, हम इसी मसले पर आएंगे। अभी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मानवाधिकार आयोग की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, जितने भी काम हैं, हमारे पास आपने देखा पैनल में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने मानवाधिकार आयोग को खुद देखा है या देख रहे हैं, और वो दूसरे वो हैं जो मानवाधिकार की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। दोनों ही एक तरीके से समझ रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग की जरूरत तो है, लेकिन बीच की दूरी कैसे मापी जाए इसे समझने की ज्यादा जरूरत है, और तब शायद ज्यादा मानवाधिकार आयोग को सक्षम बनाया जा सकता है। छोटे से एक ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानवाधिकार आयोग की जब स्थापना हुई थी तो एक इच्छा ये भी थी कि हर एक जगह पे मानवाधिकार अदालतों की भी स्थापना होगी,
वो अभी तक नहीं हुआ। ये सारा प्रावधान कागजों पर रह गया है। उसके अलावा जिसको बोला जाए पॉलिटिकल विल नहीं रहा, इसके लिए कहा जाता है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग में वैकेंसीज की जो समस्या है वो एक अलग मसला है। यूएपीए को लेकर हम अलग तरह की स्थितियों को देख रहे हैं, जो न केवल त्रिपुरा में बल्कि तमाम अन्य राज्यों में भी इसको लेकर बातें हो रही है। सेडिशन पर भी कई बार मानवाधिकार के मसले आ जाते हैं, और इसके साथ साथ हमने हाल फिलहाल में मॉब लिंचिंग, तमाम ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां सीधे तौर पर मानवाधिकार का हनन हो रहा था। समझने की कोशिश यही होगी कि आखिर ऐसे में रास्ता क्या निकले। छोटे से एक ब्रेक बाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया लीगल में। हम सीधे संजय हजारिका जी के पास चलते हैं। संजय हजारिका जी, यूएपीए कानून पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। त्रिपुरा में पत्रकारों पर ये लागू कर दिया गया, क्या इसमें क्या करने की इसमें जरूरत है? जो एक आम दर्शक के तौर पर मैं जानना चाहूं तो सीधे तौर पर लगता है कि आखिर यूएपीए को कैसे समझा जाए, कैसे निपटा जाए, पुलिस की मानसिकता में किस तरह की बदलाव लाया जाए, और ऐसे मानवाधिकार आयोग की भूमिका की बात करूं, रोल की बात करूं, तो कैसे इसको लिया जाए? See, I think as far as UAPA is concerned, I think it should be used in the rarest of rare cases, unless you are able to show the person is not just thinking about something seditious or but is actually committing. That is committed to commit. Just on the basis of hearsay or what has been printed or published or broadcast, that's not really the basis to do it. And I must say one thing, I missed the last 10 minutes of the discussion because the line was disconnected. But I would say this one thing, and this has nothing to do with UAPA, it has something to do with AFSPA and with the situation in Nagaland. No problem, sir. Please go ahead. Yes. Please listen to me because I won't get a chance after. Yes, sir. Definitely. I'm very glad that the NHRC took a position yesterday calling for on the central and the state governments to take action and look into this terrible tragedy in Mon district where 13 people have been killed, including and one Jawan. But I want to say this. Mrs. Kalra said very correctly that it's not the NHRC's job to set up SHRC, but it's the NHRC's job to push. It must push, it must drive, it must challenge, it must demand. It's not good just saying that it's not our responsibility. It is your responsibility to continue to push. We are citizens of this country. It is our NHRC as much as anybody else's. And if the state government is doing it, you need to really push them. And I would urge you to keep pushing until the State Human Rights Commission there is set up. As far as the General Kathojia's very good point about disturbed areas, 16 years ago when I went to the Jeevan Reddy Commission, and I'm not issuing a state secret because they're in our report, the state police said to us, the Director General, we can handle this. This is not something that you need the army or the security forces for. And trust me, I have worked in the region. Justice Balakrishnan very kindly said not aware of the situation, but we are to some degree aware because we live there, we work there, we travel there all the time. We have friends and colleagues there who work in the area. And area is called disturbed. The Chief Minister again said, day for yesterday, we want to remove the disturbed tax, the center puts it on us. And now, the state can declare disturbed also, but the center can override it. Yes. In the case of Tripura, I must mention here, under the previous government, that they undid the disturbed tax because they had ended insurgency. And I will tell you this very frankly, ma'am, in most parts of Nagaland and the Northeast, there is no real insurgency. It is not what it was 10, 15 years ago. Yes. You're living in a different mahal. Then young people are coming out to engage with India. They're getting employed here. I'm sure they're working in your channel. Yes, they're working I have in your many. city. Yes. Everywhere you see them, they're teaching at the universities. This is engagement. They may not embrace it,
they're engaging with the idea of indemnity, and we should do things to encourage that. That's what I'm saying. You need to dialogue. You need to keep that going. And look at this wonderful thing. People complain about the peace process, oh, it's taken for so long. It is better to have a peace process that is delayed than a peace process that doesn't exist. Yes. I think it is a great thing that for 25 years, 24 years, you've had a peace process. Yes. Because in many years of those 25, would you like to give a promise kind of thing? Many soldiers have not been killed. And that is a good thing. Sir. So you don't need Afspa to retain that. Sir. I'll stop there. Sir, Jyotika ji, do you think that this is a good time to take a move for NHRC and talk about this kind of situation? As you mentioned कि अभी हमने किया है कुछ वहाँ पर, लेकिन क्या इस पूरे मामले को पुश करने का वक्त आ गया है मानवाधिकार आयोग की तरफ से, जैसा कि संजय हजारिका जी कह रहे हैं? जयश्री, आपने अभी जिक्र किया था ह्यूमन राइट कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की बात, जो सेक्शन 30 डील करता है। हाँ। उसमें एक रेफरेंस आता है ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अराइजिंग ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जी। और पर सितम सिरीसी यह है कि इस एक्ट में ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है। तो मतलब ह्यूमन राइट कोर्ट की स्थापना होना शायद एक इल्यूजन है, क्योंकि जिस ऑफेंसेस को डील करना है या ट्राई करना है कोर्ट ने, वो कहीं पे उनकी परिभाषित नहीं है। और दूसरी बात, मैं जयश्री ये कहना चाहूंगी कि अफस्पा को लेकर या अन्य इस प्रकार के जो यूएपीए भी है व्यवस्थाएं हैं जो कि पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव बेस्ड है, मतलब सरकार के निर्णय है। और अभी नागालैंड सरकार की भी आवाज उठ रही है कि अगर नहीं, यहाँ पर Flavia, you, I mean, especially advocates has that kind of power to push the things, especially if we were talking about UAPA. How do you see UAPA Act and its uses? I'm clearly remembered that Father Stan is an example which is making people think on it. And as a lawyer, how do you see its its application and prosecution agencies? How do you see this whole issue? Consider this as a great violation that is going on in our country. Human Rights Commission has a very important role, but recent comments by the chairperson of the Human Rights Commission, which has become very political, and that is very dangerous for our country. What he has said is that human rights has become an obstacle for claiming citizenship rights, and we have to be very alert about it. Now, the Human Rights Commission was set up to examine government violations by the state, and it is for the protection of civilians. Today, if you see the civilian rights as an obstacle to human rights, and due to that, in the nation, there is increase in civil society unrest, terrorism, Naxalism, all this, then you are casting aspersions on the citizens itself. And we have the constitution, we have the NHRC, all of this to protect the citizens and not to protect the state. So we have to be careful about which direction we are going. Yes, we have laws for women, and we do not want human rights violation through these laws also. So there has to be a balanced view, and we need to walk the middle path. If we do not walk this, then we'll slide down further in the human rights index. So this is our concern right now, and we need to very systematically examine this. When you say complaints coming before the Human Rights Commission is a good thing, I agree with that. Yeah, the complaints must come, and citizens have to be alert and seek the intervention of the National Human Rights Commission or State Human Rights Commission. But the fact is, their hands are tied. Most of the time, they do not act. Most of the time, they go by the dictate of the government and do not function as an independent body. And I think that's where we are getting stuck. And we need to come over this. What's happening in the Northeast, what is happening in Kashmir, what is happening in tribal areas are developments which are very, very disturbing. And here the Human Rights Commission has a very major role to play. And I don't see the Human Rights Commission playing this role. Some time ago, one would have to, one would see a greater intervention, not on their own, but at least when an NGO approached them. They have also gone before the Supreme Court for the protection of the rights of the civilians.
But today we don't see things happening. And if you're appointing pro-government judges in the Human Rights Commission as chairpersons, I find that a highly dangerous trend. Actually, but what will be, according to you, what will be the solution? How we can make this commission very powerful and very active? What will be your suggestion? Firstly, you have to appoint the right kind of people in the commission. People who are not pro-government taking stands, but who are able to withstand the government pressure and act as an independent body for the protection of the civilians. So I do not know the composition of the entire National Commission, Defense of Human Rights Commission, but what comes through in the papers does not infuse confidence in general public like us. Yes. So here, like for instance, in the Bhima Koregaon case, UAPA, all these have become like seen as human rights violations. Yes. And we don't see NHRC voice here. Yeah. In fact, the voice is that of the government. Yes. So how do we protect our institutions, whether it is the Supreme Court, whether it is NHRC? We need to like have a clear understanding that dissent is not sedition. That is the first part. And Supreme Court judges have said this. Justice Chandrachud very clearly has said this. Dissent is a part of democracy. Yes. So every time there is a dissent, you cannot say apply UAPA and incarcerate those people. These are very, very basic things. Yes. In the 70 years, if you see how much sliding back the Human Rights NHRC has gone, this is something we need to really concern about and something we need to be really disturbed about. So we need to set that right by appointing the right kind of people. Secondly, I think civil society has a role to play, and when rights are violated, it is important that we take action. Yes. It is important that we put it before the NHRC. Yes. And the backlog has to be cleared. And today, as the member of the NHRC has said, we are trying our best to reduce the backlog, and we need to reduce it even further. Yes. And NHRC cannot be seen as a defunct body. NHRC has to be seen as an active interventionist institution for the protection of civilian rights. बिल्कुल, और इसीलिए मैंने बहस रखी भी है कि एनएचआरसी को लेकर जो एक भावना बन रही है कि ये तो बिल्कुल टिथलेस संस्था है. संजय हजारिका जी, what will be your suggestion to empower NHRC and to deal this kind of situation where we are talking about that India is becoming like many of the states are becoming a hub of the human rights violation? Well, I think one of the things, ma'am, is that India's what's called the Universal Periodic Review is coming up next year. And I think the role of the NHRC will also be examined in that process, because that's when all the countries, make recommendations which are on the Human Rights Council. Last time, I think there was something like 200 odd recommendations. India accepted about 150 or so. Yes. Did not accept others. So that will be, I think that's in March or April next year. That will be a major test of both the NHRC's work as well as what has happened in the UN. And I would agree with Flavia completely, but I think it's very important that you flag the issues, that the NHRC takes strong stands and speaks out, because that is what we are missing. We are really and speaks out for human rights defenders. And I'm very glad that it did so in this very tragic incident in Nagaland, and I wish it would do more so. It needs to push governments and always keep the dialogue open, always keep, we are not enemies of the state. We are people who are citizens of this country. We are constitutional patriots and nationalists. Constitution, because we believe in the Constitution and we believe in upholding it. Yes, Justice we are there to support in every way we can. Justice Balakrishnan, do you think that NHRC has, since NHRC has no penal powers, that ties its hands in curbing violation, do you think that this problem has to go, and if we'll correct it, then NHRC will become more powerful, though we have courts and other agencies? But if we want to really empower NHRC, so we need to change something. So what could be those changes? NHRC is only a commission, not a court.
Sir. NHRC does not enjoy the powers of the court. Only it could be deemed as a civil court for the purpose of investigation of the complaints received by the commission. But in all over the world, all human rights commissions are recommendatory bodies, not enjoy the penal powers to inflict punishment on others. That is to be done by the courts, not by the commission. Commissions is what are the type of violations committed by the public servants in this country, and how the people are suffering, and what is the redressal mechanism, how to solve these matters, how to deal with the problems of the people. That is being effectively done. Mind you, the recommendations given by the NHRC is almost 90 to 99% recommendations are complied with by the state. Then where is the question of the failure of the NHRC? The NHRC's directions are implemented by the state. Sir. They don't raise them. Most of the time, the state government do not raise any objection to the directions given by the commission. Moreover, the employees of the state, the secretaries, chief secretaries and other authorities also cooperate with the government. Sir. We cannot think of a commission like NHRC with the penal powers to punish people. But sir, in this digital area, the human rights courts are there. Sir. The human rights, some of the courts are earmarked as human rights courts. Then we have thought of constituting separate human rights courts. Then also the problem arises. What are the violations that could be specifically given to the human rights courts? That will be, there may be some dispute, the problem with the other laws enacted by the state. So ultimately, separate human rights courts to deal with separate offences also is not practicable. That is why such a venture also was not made at the instance of the NHRC. That the steps were taken to, and it is midway. I don't know on what stage it is now. जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मानवाधिकार आयोग हमारे देश में मानवाधिकार हनन को लेकर जो तमाम मसले उठते हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह से हमारे सामने होता है और हम उसके आगे जाते हैं, लेकिन उसमें कमियां जो हैं उसे दूर करने की भी जरूरत है, इसमें भी कोई शक नहीं। जैसा कि जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने कहा कि अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि मानवाधिकार आयोग महज एक आयोग है, वो एक अदालत नहीं है जहां तमाम मसले आए और उस पर सजा दी जा सके। जहां मानवाधिकार आयोग की भूमिका एक तरह से पुल की है आम आदमी और मूल समस्या के बीच और सरकार और एजेंसियों और कोर्ट के बीच, वहीं पर ये उम्मीद भी अब बढ़ने लगी है कि मानवाधिकार आयोग महज एक रिकमेंडेटरी संस्था बन के न रहे, इसलिए शायद वो डिफंक्ट होती जा रही है, बल्कि उसे और ज्यादा शक्तिशाली करने की होने की जरूरत है। साथ ही जो एक दूसरी समस्या दिखती है कि ये आयोग कहीं न कहीं किसी तरह से राजनीतिक प्रभाव में आता दिख जाता है। कई बार इसकी अनुशंसाएं सरकारें मानती ही नहीं है और यहाँ ही उसकी कमजोरी दिखती है। उन कमजोरियों को दूर करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम बस आंकड़ों पर ही खुश नहीं रह सकते। मानवाधिकार आयोग की सफलता शायद तभी होगी जब मानवाधिकार आयोग के पास कोई शिकायत नहीं आए कि मानवाधिकार हनन कहीं हो रहा है, और तभी हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना भी हो पाएगी। लेकिन हमें उम्मीद जरूर है कि मानवाधिकार को लेकर जिस तरह से भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत का संविधान हमेशा मुखर रही है और मुखर रहेगा, इस बात की पूरी ताकीद की जा सकती है कि हमारे स्वस्थ प्रजातंत्र को चलाने में मानवाधिकार आयोग की भूमिका भी बेहद अहम रहेगी, और साथ ही हमारे देश में मानवाधिकार को लेकर जागरूकता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जिस तरह से हम हर एक खबर को, खासकर मानवाधिकार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को मीडिया भी उठाती है और हर मंच पर उसे आवाज दिया जाता है, इसी से उम्मीद
ज्यादा बढ़ती है कि हम मानवाधिकार को लेकर शुरू से ही ज्यादा मुखर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।